वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की इस क्लास में हम हायर एजुकेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। तो ये हमारी सीरीज जो है वो हम यूनिट वाइज जो है कंप्लीट हमने कर लिया है। ठीक है। इसके बाद की जो सीरीज आएगी वो मिक्स मेथड क्वेश्चन की चलेगी, यानी उसमें जो है हम भी जो 5 6 7 10 क्वेश्चन करेंगे वो सारी यूनिट के क्वेश्चन उसके अंदर मिक्स होंगे। तो हम देखते हैं हायर एजुकेशन के क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी नॉलेजेबल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जिसको ब्रैकेट में एनसीआरएफ भी लिखते हैं और कहीं कहीं पर आपको एनटीए ने एनसीटीएफ लिखकर पूछा है। ठीक है। लेकिन उसके साथ ये पूरा नाम जो है यूज किया है। ठीक है। और इसको जो लिखते हैं एनसीआरएफ, इस तरीके से आर जो है इसका कैप स्मॉल में लिखा जाता है। After obtaining bachelor's degree, honors, research, engineering of program duration of 4 years, the credit level earned is। कह रहे हैं कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के मुताबिक 4 इयर्स की बैचलर डिग्री को obtain करने के बाद जो क्रेडिट लेवल आप अर्न करोगे उसका लेवल क्या होगा। यानी बैचलर अब जो है ये नीपी 2020 से वो 4 इयर्स का हो गया है। तो 4 इयर्स की अगर आप बैचलर डिग्री लेते हो, ठीक है, चाहे आपने ऑनर्स में लिया है या आपने रिसर्च में लिया है या आपने किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में 4 इयर्स की बैचलर डिग्री की है, और आपको जो उससे रिलेटेड क्रेडिट दिया जाता है तो उसका क्रेडिट का लेवल क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 6। अब यहाँ पे इस चीज को हम थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर लेते हैं। देखिए, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्रेडिट लेवल फॉर स्कूल एजुकेशन आर अप टू लेवल 4, वाइल फॉर हायर एजुकेशन फ्रॉम लेवल 4.5 टू लेवल 8। देखिए, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के मुताबिक जो है जो लेवल असाइन किया गया है, ठीक है, इन्हीं लेवलों के तहत जो है आपके दोनों कोर्सेज में, यानी स्कूल एजुकेशन में 10+2 का जो कोर्स होता है, इसी तरीके से हायर एजुकेशन में जो लेवल बनाए गए हैं क्रेडिट देने के लिए, पूरे 8 लेवल बनाए गए हैं। तो लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक जो क्रेडिट दी जाती है वो स्कूल एजुकेशन के लिए दी जाती है। इसके बाद 4 से लेकर 8 तक जो आपको लेवल दिया गया है वो हायर एजुकेशन के लिए दिया गया है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि अंडर ग्रेजुएट लेवल में किस तरीके से वो लेवल असाइन किए गए हैं। देखिए, अब आपका ग्रेजुएशन जो है 4 इयर्स का होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के अगर आप पहले साल में हो तो आपका क्रेडिट लेवल क्या होगा, तो उसका होगा 4.5। ठीक है। सेकंड ईयर का होगा 5.0। थर्ड ईयर का होगा 5.5। और अगर जब आप obtain कर लेते हो फाइनली जो है आपको बैचलर की डिग्री 4 इयर्स की मिल जाती है तो वो हो जाता है आपका 6.0, जिससे आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है। इसी तरीके से मास्टर आपका 2 साल का होता है, तो पहले साल में अगर आप हो तो उसका जो लेवल होगा 6.5 होगा। ठीक है। इसी तरीके से आपका फाइनल जो होगा 7.0 होगा। पीएचडी का जो लेवल है वो लेवल 8 है। ठीक है। वोकेशनल एंड ट्रेनिंग लेवल के लिए जो लेवल बनाए गए हैं वो लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक है। ठीक। इसी तरीके से नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के जो है 3 वर्टिकल्स हैं। तो इसमें क्या है, जैसे हमने हिकी की 4 वर्टिकल्स पढ़े थे, ठीक है, तो इसी तरीके से नेशनल फ्रेमवर्क के भी जो है 3 वर्टिकल्स हैं। एक है नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो कि ये स्कूल एजुकेशन के लिए जो है फ्रेमवर्क बनाता है, क्रेडिट देने का काम करता है। एक है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये हायर एजुकेशन के लिए काम करता है। और इसी तरीके से ये है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो कि ये स्किल एजुकेशन यानी वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए जो है ये काम करता है। ठीक है। तो ये थी हमारी बुनियादी चीज, बट हम यहाँ पे एक पॉइंट वाली चीज और जानेंगे। टोटल लर्निंग अवर्स पर ईयर इन स्कूल एजुकेशन यानी क्लास 6 to 12, यूजी पीजी एंड पीएचडी, 1200 आवर्स। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए हर साल जो लर्निंग में कितने घंटे हम स्पेंड करते हैं, यानी हर साल कितना घंटा आपको लर्न कराया जाता है, चाहे यूजी का कोर्स हो, चाहे पीजी का कोर्स हो या पीएचडी का कोर्स हो, या क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के कोर्सेज हैं, तो वो 1200 घंटे जो है हर साल आपके लर्निंग में स्पेंड किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये सारी चीजें आपकी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में ही बताई गई है और यूजीसी इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है।
टोटल क्रेडिट पर ईयर्स अर्न बाय अ स्कूल स्टूडेंट, ठीक है। जैसे अगर आप एक स्कूल में पढ़ते हो, यानी अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के अंदर आते हो, तो हर साल आपको जो क्रेडिट दी जाती है ना, वो आपकी पर ईयर्स जो क्रेडिट मिलेगी वो 40 क्रेडिट्स मिलेगी। अगर आपसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर आप 12 को कंप्लीट कर लेते हो, यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को आप कंप्लीट करते हो, तो उसको आपको टोटल क्रेडिट पॉइंट जो दिया जाएगा, वो टोटल क्रेडिट पॉइंट कितना होगा, तो वो होगा आपका 160, ठीक है। फिर इसी तरीके से टोटल क्रेडिट पर ईयर्स अर्न बाय अ यूजी स्टूडेंट 40 क्रेडिट्स। तो यूजी के अंदर भी जो है हर साल आपको 4 क्रेडिट 40 क्रेडिट्स दिए जाते हैं। और अगर आप एक मुकम्मल 4 ईयर्स की बैचलर डिग्री जो है हासिल कर लेते हो, अपटेन कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, तो उसमें जो क्रेडिट पॉइंट आपको दिया जाएगा वो होगा 240। तो मास्टर में भी वही है कि हर साल आपको 40 क्रेडिट मिलेंगे, लेकिन टोटल क्रेडिट पॉइंट जो है एक मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो आपको मिलेगी वो 280 होगी। पीएचडी में भी जो है हर साल आपको 40 क्रेडिट मिलेगा, और पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो टोटल पॉइंट आप अर्न करोगे वो होगा आपका 320। यहाँ पे आप देख सकते हो 40-40 का यहाँ पे जो है वो फर्क हुआ है। तो इसमें है 240 है, ठीक है। फिर 40 अगर आप ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 280, ठीक है। फिर इसी तरीके से 40 आप ऐड कर दोगे, आपका हो जाएगा 320। तो इस तरीके की क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्रेडिट लेवल पूछा जाता है, पर ईयर्स आपको क्रेडिट कितना मिलते हैं ये भी पूछा जाता है, और टोटल क्रेडिट पॉइंट क्या होगा किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, ये चीज भी आपसे पूछी जाती है। तो अगर आपने 12 का कोर्स कंप्लीट किया है तो टोटल क्रेडिट पॉइंट जो आपका होगा 160 होगा, ठीक है। लेकिन क्रेडिट का जो फार्मूला है वो पर ईयर सबका सेम है। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट वाली चीज मैं आपको और बताता हूँ। जैसे अगर यूजी में क्या है, आपको पर ईयर से 40 क्रेडिट मिलते हैं, तो यूजी जो है आपका 4 साल का होगा। तो आपसे अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि पूरे साल में कितना क्रेडिट मिलेगा, यानी पूरा यूजी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है पूरे 4 ईयर्स में आपको कितने क्रेडिट्स मिलेंगे, तो 4 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, तो 160 क्रेडिट्स जो है आपको यूजी में सिर्फ मिलेंगे। और क्रेडिट पॉइंट, क्रेडिट, क्रेडिट लेवल, ये तीनों चीजें जो है आपकी अलग होती हैं। तो इस वजह से इसमें आपको घालमेल नहीं करना है। एग्जाम पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीजों को आप समझ लीजिए और अच्छे से अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। चलिए, which of the following is the national coordinator of SWAYAM courses for non-technical post graduation education? तो स्वायम के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनमें से कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेटर है जो नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन को क्या करता है, होस्ट करता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम करता है। फिर इसी तरीके से अगर आप देखोगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है। तो ये NITTR जो है ये टीचर ट्रेनिंग के लिए जो है क्या करता है, कोर्सेज को जो है चलाता है। NCERT जो है ये स्कूल एजुकेशन के लिए काम करता है, ठीक है। यूजीसी जो है यही पीजी कोर्सेज जो है देता है, और यूजीसी के अंदर जो है नॉन टेक्निकल कोर्सेज जो है आते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। इस तरीके के क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को बहुत करवाए हैं, बट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। अब देखिए इसके नाम में है सोशल साइंस, तो आपको मालूम है कि ये संस्था जो है या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किस चीज के लिए काम करेगी, सोशल साइंस में रिसर्च के लिए जो है ये काम करने के लिए ये काउंसिल बनाई गई है। तो ये कब स्टेब्लिश्ड की गई थी, ये 1969 में जो है ये बनाई गई है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो कम से कम इन चीजों का आपको स्टेब्लिशमेंट डेट याद रखना है और इनकी जगहें आपको याद रखनी है। नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पे बनाया गया है, हैदराबाद में बनाया गया है 1995 में, ठीक है। ये हैदराबाद में जो है क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ये किसके लिए काम करता है, यहाँ पर लिखा है रूरल इंस्टीट्यूट, तो ये रूरल एजुकेशन को प्रमोट करता है। इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च, तो ये फिलोसफी में जो है काम करने के लिए ये काउंसिल जो है बनाई गई है। ये 1977 में जो है ये स्टेब्लिश्ड की गई है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर जो है वाक़ है। इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, तो ये हिस्ट्री के लिए काम करती है ये काउंसिल।
और ये जो है आपकी 1972 के अंदर जो है ये बनाई गई है। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, ये जो है 1965 में बनाई गई है। और ये कहाँ पे वाक़ है? शिमला। और शिमला कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर वाक़ है। ठीक। तो इन सारी चीजों को आप नोट करो, इनकी डेट आप याद रखो, इनकी जगहें आप याद रखो, क्योंकि मैच द कॉलम में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इंडिविजुअली भी ये क्वेश्चन आते हैं, और इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब डिवीजन ऑफ इम्प्लीसिट, जिसको हम अनकॉन्शियस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी की क्या होती है? दो टाइप्स होती है, यानी साइकोलॉजी के एतबार से जो है हमारी मेमोरी दो तरीके की होती है। एक होता है इम्प्लीसिट और एक आपकी होती है एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लीसिट मेमोरी आपकी ये वो मेमोरी होती है जहां पर चीजों को रिकॉल करने के लिए या अपने माइंड में वापस लाने के लिए जो है हमें अपने दिमाग पे जोर देना नहीं पड़ता है। अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि जब हम अपने दिमाग पे कोई भी चीज ले आते हैं और हमें अपने दिमाग पे ज्यादा फोकस या ज्यादा जोर देना नहीं पड़ता है, उस चीज को हम इम्प्लीसिट मेमोरी का नाम देते हैं। वहीं पर एक्सप्लिसिट मेमोरी, इस मेमोरी को हम बोलते हैं कॉन्शियस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी चीज होती है तो उस चीज को जो है रिकॉल करने के लिए हमें अपने दिमाग पे एक तरीके से जोर डालना पड़ता है। तो इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर जो है कौन कौन सी टाइप्स आती हैं? तो ये है आपका एक प्राइमिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट है, और इसी तरीके से एक है आपकी प्रोसीजरल मेमोरी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, प्रोसीजरल मेमोरी ये वो मेमोरी होती है जो आपकी स्किल से रिलेट करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके अंदर किसी चीज की स्किल है, जैसे गाड़ी चलाने की स्किल है, राइडिंग की स्किल है, तो जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले अपने माइंड पे जोर डालकर सोचना पड़ता है कि हमें पहले गाड़ी कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे गियर लगाना है, किस तरीके से क्लच पकड़ना है। ये सारी चीजें जो है आपको अपने माइंड में सोचना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे मेमोरी में जाकर आपकी ये सारी नॉलेज एक तरीके से स्टोर होती है कि आप गाड़ी पकड़ते ही नहीं, आप गाड़ी पकड़ते हो तो फौरन जो है फटाफट जो है आपका दिमाग काम करने लगता है और आप अपनी स्किल को परफॉर्म करना शुरू कर देते हो। ठीक है, यानी इसी को, इसीलिए इसको अनकॉन्शियस बोलते हैं, क्योंकि यहां पर काम करने के लिए आप अपने दिमाग पर जोर नहीं देते हो। क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट, ये वो मेमोरी होती है जहां पर आपको एक तरीके से खूब ट्रेन किया जाता है। ठीक है, आपकी बारहा ट्रेनिंग की जाती है ताकि जब भी वो काम आपके सामने परफॉर्म किया जाए या वो चीज आपके सामने लाया जाए तो ऑटोमेटिकली जो है आप अपना काम करना शुरू कर देते हो। जैसे एग्जांपल पे आप लोग जो है रोड पर राइडिंग करते हो, गाड़ी चलाते हो, तो जब जब सिग्नल आपके सामने गिरता है, लाल बत्ती आपके सामने जलती है, तो फौरन आपकी गाड़ी आपके हाथ से रुक जाती है, और हरी बत्ती जो जलती है तो आपकी गाड़ी जो है चलने लगती है। तो ये एक तरीके से आपकी ट्रेनिंग हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि यह काम करने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए जो है आपको अपने माइंड में सोचना पड़ता है। प्राइमरिंग ये वो मेमोरी आपकी होती है कि यहाँ पर अगर मैं आपको कोई एक बात बता दूं या समझा दूं, फिर ऑटोमेटिकली जो है मुझसे बगैर पूछे हुए आप वो काम परफॉर्म करना शुरू कर देते हो। तो अगर आप बगैर पूछे वो काम परफॉर्म करना शुरू कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने माइंड पे जोर नहीं डाल रहे हो, किसी चीज के लिए आप नहीं सोच रहे हो, किसी चीज के पूछने का आप वेट नहीं कर रहे हो, बल्कि एक बार आपको किसी ने वो बात बता दी है तो आप ऑटोमेटिकली वो काम करना शुरू कर दे रहे हो। तो यहाँ पे एक है सिमेंटिक मेमोरी, एक है आपकी एपिसोडिक मेमोरी। तो ये मेमोरी जो है आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी की जो है टाइप्स होती हैं। तो एक्सप्लिसिट को जो है हम कॉन्शियस मेमोरी का नाम देते हैं, इसको हम डिक्लेरेटिव मेमोरी का नाम भी देते हैं। इसको हम एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव को बोलते हैं क्योंकि ये ऐसी मेमोरी होती है जहां पर काम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए हमें अपने दिमाग पे जोर देना पड़ता है। तो एपिसोडिक मेमोरी में क्या क्या चीजें स्टोर होती हैं? हमारे पर्सनल जो है एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जो कुछ भी हमने अपनी जिंदगी में किया है, जो कुछ भी हमने इवेंट किए हैं, ठीक है, जो कुछ भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, वो सारी चीजें हमारी इसमें क्या होती हैं? स्टोर होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने बचपन में क्या किया था, जब आप बैचलर में थे तो आपके साथ लोगों ने क्या किया था, या आपका कहीं पर हादसा हो गया था, आपकी कुछ ऐसी पर्सनल बात है, तो ऐसे एक्सपीरियंस जो है आपकी एपिसोडिक मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं। तो अभी अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर अभी आपको सोचना पड़े कि यूजी में आपको आपके साथ आपके टीचर ने आपको मारा था, तो किस वजह से मारा था, आपने क्या गलती की थी, तो ये कुछ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इन चीजों को बताने के लिए जो है आप अपने माइंड पे एक तरीके से जोर दोगे, सोचोगे, ताकि आप उस बात को क्लियरली लोगों के सामने डिफाइन कर सको।
सिमेंटिक मेमोरी आपकी ये वो मेमोरी होती है जहां पर आप नॉलेज को स्टोर करके रखते हो, ठीक है, जहां पर आपकी नॉलेज स्टोर होती है, जहां पर फैक्ट आपके स्टोर होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपकी सिमेंटिक मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। आपने नेट के ताल्लुक से क्या क्या नॉलेज आपने ली है, क्या फैक्ट आपने पढ़े हैं, तो इस मेमोरी का इस्तेमाल आप क्या करोगे, एग्जाम हॉल के अंदर आप लोग करते हो। आप एग्जाम में जो है अपने माइंड पर जोर देते हो ताकि आप सही नॉलेज सही फैक्ट जो है सोचकर आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सको, ठीक। चलिए, तो टाइप्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स, तो यानी कुछ जहरीले केमिकल्स के यहाँ पर टाइप्स दिए गए हैं और उनकी वजह से जो है आपके ऑर्गन्स पे आपके आजा पे जो है क्या असर पड़ता है वो चीज जो है आपको बतानी है। तो अगर आपको मालूम है तो ये एनटीए इस वर्ड को कई बार इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछ चुका है, हिपेटोटॉक्सिक्स, ठीक है। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं या ऐसे जहरीले पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से हमारे लीवर क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो अगर डी को हमने थ्री से मिलाया तो हमारा आंसर निकल के आ गया। बस देख लेते हैं निप्रोटॉक्सिक, ठीक है। तो ये ऐसे केमिकल्स होते हैं या फिर ये ऐसे जहरीले जो है मादे होते हैं जिसकी वजह से हमारी किडनी खराब हो जाती है, ठीक है। हेमाटोटॉक्सिन जो होते हैं इनकी वजह से ब्लड पे जो है असर पड़ता है। और प्लोमोनोटिट, ठीक है, पुल्मोनोटॉक्सिस जो है इसकी वजह से क्या होते हैं, लंग पे जो है असर पड़ता है, हमारे फेफड़े पर जो है असर पड़ता है। तो ये तो ऐसे पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के जो है क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको बता दिया गया है, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपने माइंड में रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट इंडियन ट्रीटिसेस ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो ट्रीटिसेस लिखे गए हैं वो कौन से, देखिए न्याय सूत्र जो है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो नहीं है, ये लॉजिक से रिलेटेड है। ये किसके जरिए लिखा गया था, आपका गौतम के जरिए जो है लिखा गया है। लीलावती, ठीक है, यही ट्रीटिसेस है, यही ट्रीटी है जो किसके जरिए लिखा गया था, भास्कराचार्य के जरिए लिखा गया था। तो भास्कराचार्य जो है वो क्या है, आपका एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, और इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, वो मैथमेटिक्स में माहिर था। तो लीलावती उसका जो ये मकाला है, या आप बोल सकते हो कि इसकी ये जो बुक है या इसका जो ये आर्टिकल्स है वो मैथमेटिक्स पर लिखा गया है, ठीक है। मीमांसा सूत्रा जो है ये मीमांसा स्कूल का जो है एक फाउंडेशन टेक्स्ट है। ये किस लिए लिखा गया था, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास, ठीक है। ये चीज जो है आपको याद रखना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास यानी वेदास को पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए जो है ये मीमांसा सूत्रा जो है लिखा गया था। इसी तरीके से ये है परिणाम वार्तिका जो है ये बुद्धिस्ट लॉजिक है, ठीक है। ये क्या है, बुद्धिस्ट की एक लॉजिक है। ये किसके जरिए लिखी गई है, धारमा कृति के जरिए लिखी गई है। ये धारमा कृति के जरिए लिखी गई है और ये लॉजिक में है, लेकिन बुद्धिस्ट की लॉजिक में है, ठीक। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी इन इंडिया। तो 20th सेंचुरी में इंडिया में जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है उसको आपको तरतीब देना है सबसे पहले से लेकर सबसे लेटेस्ट तक। तो अगर आप देखोगे उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यहाँ पर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, एससीएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो कि ये 1916 में बनाई गई है। नागपुर यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी 1923 में बनाई गई है। पटना यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी 1917 में बनाई गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये 1920 में बनाई गई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी 1918 में बनाई गई है। तो इस एतबार से जो है आप इसका सीक्वेंस लगा सकते हो। और हायर एजुकेशन की टॉपिक से जो है इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन यूनिवर्सिटियों का नाम सुनते रहते हैं, बट हमें इनकी एग्जैक्ट डेट जो है पता नहीं होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को या ऐसी नॉलेज लेने के लिए जरूरी तो नहीं है कि हम जितनी भी इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं सबकी डेट को हम याद रखें, नहीं। बल्कि ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन के जरिए ही हमें ये नॉलेज लेनी है, और इतनी ही नॉलेज हमें लेनी है ताकि इसके बाद अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन इसी में से पूछा जाए तो हम आसानी के साथ उसको हम बना सके, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। ये था हायर एजुकेशन के ताल्लुक से क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स आप लोगों के पास हैं तो आप कमेंट बॉक्स का जो है इस्तेमाल करो। आपके डाउट्स को जो है क्लियर किया जाएगा। इसके बाद की जो सीरीज आने वाली है वो काफी इंटरेस्टिंग जो है सीरीज आएगी, और वो मिक्स क्वेश्चन की आएगी, तो आप लोगों को देखने में सुनने में और मजा आने वाला है। तब तक के हमारे साथ बने रहिए। थैंक